अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में कोरोना की वबा जो है वो फैलना शुरू हो गई है, लेकिन दो तीन बड़े बुनियादी नौइयत के सवालात हैं। एक सवाल ये है कि हुकूमत जिन इदाद व शुमार की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला साजी कर रही है, क्या उन इदाद व शुमार के ऊपर तकिया किया जा सकता है? क्या ये बात हमारे सामने है और हमें इस बात का इदराक है कि दर हकीकत हमारे यहाँ कोरोना वायरस की जो है वो क्या सूरत हाल है? क्योंकि हो ये रहा है कि अगर आप सरकारी लैब से टेस्ट करवाते हैं तो आपका कोरोना पॉजिटिव आता है, आप प्राइवेट लैब में जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो ना तो लैब में जा रहे हैं और ना ही हस्पताल से रुजू कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो हुकूमत के पास डेटा दस्तयाब है, उस डेटा की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है कि हमें कारोबार भी खोलना है। गो कि ठीक है, दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके नतीजे में जिन SOPs का तयन किया गया उन पे अमल नहीं हो रहा है। तो क्या हमें ये इल्म है कि हमारे गलियों में, हमारे बाज़ारों में, हमारे महल्लों में कौन कोरोना वायरस का शिकार है और कौन नहीं है? क्या हम रैंडम टेस्टिंग की तरफ गए हैं और उसके नतीजे में क्या हमने कोई ऐसा डेटाबेस बनाया है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मज़ीद फ़ैसले जो हैं वो कर सकें? और अगर इसका फॉल बैक आता है तो फिर उसका नतीजा जो है वो क्या होगा? दूसरी चीज़ ये है कि तासुर भी है, बात भी इस हवाले से हो रही है। दो नुक्ता नज़र जो हैं वो पाए जाते हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि लॉकडाउन जो है वो बुनियादी तौर पर बायस बन रहा है कोरोना वायरस में इजाफे का। दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो ये कहता है कि नहीं, हमें खोलना चाहिए और उसके नतीजे में हमारी शरह मवाद जो हैं वो उस नहज पर नहीं जाएंगी जिस पर सोचा जा रहा है, और उसके नतीजे में हालात और वाक़यात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अब हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि हम किसी तजर्बाती मरहले से गुज़र सकें। एहतियात ही एक ऐसा तरीक़ाकार दिखाई दे रहा है कि जिसके नतीजे में हम इस वबा का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाबात जो हैं वो लिए जा सकें। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन हैं कोरोना टास्क फोर्स के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाद मंगश साहब, पेम्स के साबिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या जिस बुनियाद पर हम फैसला साजी कर रहे हैं उस डेटा को आप काबिले इन्हिसार समझते हैं, काबिले भरोसा समझते हैं? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आप ये देखिए कि हम 22 करोड़ की कौम हैं और हम सिर्फ 8 या 10 हज़ार टेस्ट इस वक्त बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, और वो टेस्ट में भी तकरीबन 25 से 30% फॉल्स नेगेटिव आते हैं। तो डेटा जो है वो बहुत ही कम हम कलेक्ट कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन अफराद से कर रहे हैं जिनमें इसके सिम्टम्स हैं, जो इस बीमारी के कुछ आसार आ चुके हैं, सिर्फ उनमें कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बीमार हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं है, और रैंडम टेस्टिंग तो आप कर ही नहीं रहे जो आपको करनी चाहिए थी। कम से कम 1% पॉपुलेशन की आपको रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए, इस अंदाज़ा करने के लिए कि सिचुएशन क्या है। 22 करोड़ अफराद अगर हैं तो 22 लाख टेस्ट कम से कम आप करेंगे तो आपको पता चलेगा रैंडमली कि कितने लोग इसमें एक्चुअली मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन आप इसमें उस फिगर के करीब ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल है छोटा सा, ताकि वो आप उसका जवाब उसके साथ ही दे दें। ये फरमा दीजिए कि क्या फिर ये समझा जाए कि हुकूमत जो पॉलिसी साजिश कर रही है वो अंधेरे में कर रही है? बात यह है कि हुकूमत के पास इस वक्त जो है लिमिटेशन यही है कि हम सिर्फ जो टेस्ट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी 20-25 हज़ार टेस्ट अगर PCR मशीन के ज़रिए करते हैं तो, और जो दूसरी एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो आपने बहुत कम हो रही है या ना होने के बराबर है। तो बिल्कुल हम जो इस वक्त अंधेरे में ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है,
क्योंकि आपके पास वो टेस्टिंग कैपेबिलिटी आप स्टैब्लिश ही नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी। और ये जो कह रहे हैं कि इस वक्त 25 या 30 हज़ार लोग इसमें मुब्तला हैं, खुदा मालूम कि ये इससे 5 गुना ज़्यादा है या 10 गुना ज़्यादा है, कोई सही तादाद को आप नहीं कह सकते, रिलाय नहीं कर सकते जब तक कि आप बड़े पैमाने के ऊपर फौरी इमरजेंसी के तौर पे ये टेस्ट ना करें और टेस्टिंग कैपेसिटी कम से कम लाख टेस्ट रोज़ाना की आप लेकर जाएं और सिर्फ सिम्टम्स वाले ही लोगों की टेस्टिंग ना करें बल्कि रैंडम टेस्टिंग भी करें ताकि आपको सही पता चले कहाँ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो है, और फिर आपका कर्व इस वक्त बढ़ रहा है और ये किस तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ इसका पॉइंट आएगा जब ये बढ़ना लेवल ऑफ होगा और फिर घटना शुरू होगा, ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं, कोई आपको पता नहीं कहाँ खड़े हैं। और एक मेरे अंदाजे से मुताबिक तो एक बहुत बड़ा तूफान है जो सामने आ रहा है और हमें सही पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन हमारे पास ये भी कहना पड़ेगा कि सही फैक्ट्स नहीं हैं। कुछ फैक्ट्स जो हम देख रहे हैं अपने साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेशन का जो सेंटर बनाया है इन्होंने, वहाँ पे उनके पास मुख्तलिफ फैक्ट्स आते हैं। तो हम अपने तौर पे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनके पास हो सकता है बहुत से और फैक्ट्स हों जो हमारे पास नहीं है, जिसकी बुनियाद पे वो ये फैसला कर रहे हैं कि इसको किस हद तक खोला जाए या ना खोला जाए, क्या किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से हमें हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन करने चाहिए, हॉटस्पॉट्स को टाइटली कंट्रोल करना चाहिए, और अगर खोलना है तो बाकी जगहों पे जहाँ पे नहीं है उनको बहुत सोचे समझे तरीके से खोलना चाहिए लॉकडाउन मैं को। आता हूँ डॉक्टर अतार साहब, इसमें डॉक्टर वजाहत बंगई साहब ये फरमाइएगा, एंटीबॉडी टेस्ट क्यों नहीं हम कर रहे, क्या मसला क्या है उसके अंदर? एंटीबॉडी टेस्ट में काफ़ी मैंने पैथोलॉजिस्ट से जो मैंने बात की है तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास सैंपल बहुत थोड़े हैं इस वक्त दुनिया में। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं मिला हमें और इतने ज़्यादा लोग भी सामने नहीं आए कि हम उनकी सैम्पलिंग कर सकें और हम बता सकें कि ये एंटीबॉडी इसी कोरोना वायरस के और किसी और के नहीं है। इसलिए उसमें फॉल्स नेगेटिव के जो चांसेस हैं वो बहुत बड़े हैं। फॉर एग्जांपल 5 से 15% वो कोट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आना चाहता था और वो ये था कि जिस तरह डॉक्टर अताउर रहमान साहब बता रहे थे, जैसे आप सर्वे करते हैं दुनिया में, कोई पॉलिटिकल सर्वे हो या एजुकेशनल सर्वेज हो, तो उसमें आप एक ख़ास पॉपुलेशन को एरियाज में डिवाइड करके आप उनकी लेते हैं। अब 22 करोड़ आवाम की पूरी तो आप डेटा नहीं ले सकते, लेकिन आप एरिया वाइज वो लें और फिर की एवरेजिंग करें और फिर आपको पता चल जाएगा कि टोटल अगर 100 में इतने लोग हैं तो 2000 में कितने होंगे, 10,000 में कितने होंगे, करोड़ में कितने होंगे। तो ये किया जा सकता है साइंटिफिकली। इसमें जाहिर है आपके जो शुमारियात के महकमे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत केयरफुली आपको कदम आगे उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वापस आ रहा हूँ कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट आप कर भी नहीं सकते, दुनिया में कहीं पे भी नहीं टोटल पॉपुलेशन में टेस्टिंग नहीं हो रही इस वक्त। आप सिर्फ उन लोगों की टेस्ट करें जिसमें सिम्टम्स हैं, जो हॉस्पिटल का रुख करते हैं। ये मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है। आप पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इतने वास्ट उस मेजॉरिटी में जाकर टेस्ट करें। यहाँ पे तो वैसे भी हम मैं वजाहत बंगई साहब आता हूँ। ये जो है डॉक्टर जमाल नासिर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्यों समझते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर अतार साहब कह रहे हैं हम अंधेरे में इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम एक मखसूस मुद्दत के लिए अपने बाज़ार, अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ठीक है खोला जाए, ये ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है मेरे बड़े मोहतरम है सर, और बल्कि इन्होंने एक पूरी आवाम से खौफ सबसे बड़ी बात कह के निकाला था। इनके जो डॉक्टर अताउर रहमान के वालिद साहब का इंस्टीट्यूट है, जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी की जिसने हमारे मुल्क के लोगों से खौफ निकाला कि इनकी ही इदारे में स्टडी हुई कि वायरस जो ये आया है वो 30,000 मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है और 8 जगह से म्यूटेशन हो गई है। और आपको बताऊं, ये जो जीन्स का सीक्वेंसेस होते हैं, अगर इसमें एक जगह भी म्यूटेशन हो जाए तो ये बड़ी ड्रामेटिक चेंजेस ले आ जाती है। तो लकीली मैं तो समझता हूँ सर ने इतनी ज़बरदस्त रिसर्च किया और हमें एक हौसला हुआ है कि हमारा वायरस वो वायरस नहीं है अब तक जो बज़ाहिर लग रहा है जो बाहर यूरोप में आया है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमने कोशिश की नहीं। मसलन देखें, ये मेरे पास एक लेटेस्ट पेपर आया लैंसेट, एक दुनिया का
जर्नल है, ये मेडिकल जर्नल है, दुनिया में 2 या 3 टॉप के जर्नल हैं जिनमें ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसमें वहाँ के स्वीडन के प्रोफेसर जॉहन जो हैं, जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं, उन्होंने एक रिसर्च की। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि स्वीडन में जो थी, हमने जो लॉकडाउन को नहीं होने दिया, उन्होंने स्कूल बंद नहीं होने दिए, उन्हें दफ्तर बंद नहीं होने दिए, उन्होंने अपना सारा काम इसी तरह रखा। उन्होंने कहा हमारा फ़लसफ़ा बिल्कुल सही साबित हुआ, इसलिए कि ये वायरस जो है ये अभी नहीं पता कब ख़त्म होगा, और हमने जो लोगों को बंद कर दिया था वो हमने बड़ी ज़्यादती की थी, क्योंकि जब भी आप उनको बाहर लाएंगे वो एक्सपोज होंगे, तो बेहतर ये हर्ड इम्यूनिटी का उन्होंने कंसेप्ट दिया। फिर उन्होंने इसकी एक सबूत दिया। उन्होंने 5 लाख बंदों का डाटा कलेक्ट किया स्वीडन में। उनमें से वो कहते हैं 98 से 99% वो थे जिनको उन्होंने PCR या एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे हम अभी तक लिफ्ट नहीं करा रहे एंटीबॉडी को, 98% लोग थे जिनको कोई तकलीफ़ हुई नहीं और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई। और उन्होंने जो रेट निकाला स्वीडन का, जो नॉर्मली हम कागज़ों में पढ़ रहे हैं कि 27 या 26 हज़ार में से 3 हज़ार मर गए हैं, जो कि 12% है, उसने साबित किया कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.2 to 0.3%। ये 5 मई को सर लैंसेट में ये पेपर छाया हुआ है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत क्या चाहती है। बरतानिया ले लें, आप अमेरिका ले लें, जर्मनी ले लें, उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट को बाकायदा अप्रूव कर दिया है, और बाकायदा अब जो मॉनिटर हो रहे हैं ना पेशेंट पे, क्योंकि देखिए PCR बार बार कराना एक तो बहुत बड़ा जुल्म है, आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, और प्लस इतना टाइम लगता है कि मुमकिन नहीं है। उन्होंने एंटीबॉडी की इजाज़त दे दी है। रॉश कंपनी दुनिया की, एबट कंपनी, सीमेंस कंपनी, 3 कंपनियों को FDA ने अप्रूव कर दिया कि यस, इनकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी तकरीबन 99.5% है। इतनी बेहतरीन किटें हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि एंटीबॉडी टेस्टिंग पाकिस्तान में क्यों हो, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखिए रोज़ लड़ाई हो रही है डॉक्टरों की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, कि जनाब हमें जो है ना किटें नहीं मिल रही, और एक आदमी का जो ख़र्चा है वो 5 से 7 हज़ार रुपये डेली का है। आप ये एंटीबॉडी लाएँ। इस वक्त हम एक रिसर्च कर रहे हैं पिम्स के एक प्रोफेसर रऊफ़ नियाज़ी के साथ मिलके, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। उसमें हमने ये किया कि जो डॉक्टर एक्सपोज थे पेशेंट के साथ, उनकी एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं हम अनऑफिशियली। इस तरफ आते हैं। इसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है, आपने कहा कि उनके पास हो सकता है, मैं इस सवाल को इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, कि अगर हुकूमत के पास भी जो अदाद व शुमार आ रहे हैं वो वही अदाद व शुमार हैं वो जो पब्लिकली शेयर कर रहे हैं, मतलब 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शिकार हैं, तकरीबन 625 के करीब जो है वो अब तक हमारी हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं। आज क्या नताइज आते हैं वो इससे अब ज़रा एवरेज बढ़ना शुरू हो गई है कि 1500 से 2000 पिछले कुछ दिनों से ये सतह चली गई है। आप जिस तूफ़ान की बात कर रहे हैं वो तूफ़ान जो है, अब वो आपको हुकूमत के इक़दामात से इस डेटा की बुनियाद पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि इस हल्ले को सह जाएगा? बात यह है कि अगर आप ओपन अप करते हैं और फिर अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते तो यकीनन तादाद तो बढ़ेगी। किस हद तक बढ़ेगी डिपेंड करता है कि इसमें किस हद तक नज़म रहता है लोगों में और सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी की बात हुई और यकीनन स्वीडन ने ये फॉलो किया है, और लेकिन वहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग हैं और एक ख़ास तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सनतें भी खुली हुई हैं, तो ख़ास कंडीशन के अंदर, ख़ास प्रोटोकॉल के अंदर, तो जो इसका नुकसान हो सकता था, जो कि आप देखा है आपने कि बरतानिया में हुआ या अमेरिका में हुआ या इटली में हुआ या स्पेन में हुआ, वो स्वीडन में इतना नहीं हुआ क्योंकि बहुत रिजिड तरीके से उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। उसका दूसरा एक्सट्रीम नॉर्वे को जाएं, जिन्होंने बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया था और वहाँ पे जो डेथ रेट है वो बहुत कम है मुकाबलतन स्वीडन के। तो हमें दरअसल जैसे कि अभी बात हो रही थी और बघेल साहब सही फरमा रहे थे कि फौरी तौर पे हमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जाना चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है, जो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात हो रही है, बहुत आसान है। एलाइजा इस्तेमाल होता है, इक्विपमेंट सिंपल है। जो PCR मशीन्स हैं ये सोफिस्टिकेटेड होती हैं, 30-40 लाख की एक मशीन आती है, हर एक कोई ऑपरेट नहीं कर सकता।
इस पे फौरी तौर पे चले जाना चाहिए। बहुत से ममालिक अब इस पे चले गए हैं और बड़े पैमाने पर के लाखों टेस्ट के हिसाब से अब बहुत से ममालिक अब कर रहे हैं, और हमें भी यही करना चाहिए ताकि कम से कम जो जनरल पॉपुलेशन है जिनमें ये सिम्टम्स नहीं हैं, उनमें ये पता चले कि कितनों के अंदर ये एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और कितना परसेंटेज लोग हैं हमारे वो इसमें मुब्तला हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से एक कदम है जिसको हुकूमत को फ़ौरन लेना चाहिए। इसके अलावा कि दूसरी जो PCR मशीन बहुत सारी कई 100 मशीन यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च सेंटर्स में बंद पड़ी हुई हैं और उनके टेक्नीशियंस घर बैठे हैं, उनको भी फ़ौरन काम में लाना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने इदारे में 4 PCR मशीन्स हमने एक बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज़ कायम कर हमने ये स्टार्ट कर दिया, और टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी में जो इदारा है उसमें हो रहा है। और जमीलुर रहमान सेंटर जिसका जिक्र किया, जो मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है क्योंकि मैंने ही एक पर्सनल ग्रांट से उसको बनाया था, उसमें जो स्ट्रक्चर की बात की है, साख्त की, तो ये यकीनन पता चला है कि 9 जगह पे म्यूटेशंस आई हैं, 29,000 जगहों पे जो इसमें जो चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए हमें कि वो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हैं। चेंजेस डिपेंड करता है कि किस जगह पे आई है। बहुत सी चेंजेस ठीक है, मैं डॉक्टर अता साहब आता हूँ जी। अब इसमें वजाहत बंगई साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत नहीं जा पा रही है, सैंपल्स की बात हो रही है कि शायद कम है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप ये समझते हैं कि भले चाहे डॉक्टर अता साहब कह रहे हैं कि ठीक है चेंजेस आई हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस जो हैं वो नहीं है, तो अब ऐसी सूरत हाल में हमें ये ओपन अप इस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इधर भी तो मखमसा है ना। देखिए जी, मैं इस वक्त तक मेरे नॉलेज के मुताबिक 200 कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को ला चुकी हैं मार्केट में। ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग की वो है, इसमें 2 फायदे हैं आपको। एक, इनका आर्गुमेंट ये होता है कि जी कि फौरन कैसे पता चलेगा, बीमारी जब लगेगी तो एंटीबॉडी तो हफ्ते बाद आएंगे, 2 हफ्ते बाद आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, सिम्टम्स तुम्हारे पास सामने हैं। हम पाकिस्तानी डॉक्टर तो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हमें पता होता है, इतना तजर्बा होता है कि किसको क्या बीमारी है। हम हर बीमारी के लिए टेस्ट नहीं करते। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस बंदे में कितना इम्यूनिटी कितनी इंक्रीज कर चुकी है कि उसको फिर ये बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम होंगे, या उसको हो चुकी है बीमारी और वो उस बीमारी से निकल चुका है। अब ये बाकी चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी बीमारियां हमारे यहाँ गुजर चुकी हैं, बड़ी बड़ी वबाएं भी आ चुकी हैं हमारे मतलब दुनिया में, उसमें यही होता रहा है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो वायरस म्यूटेट कर जाता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जब ये वायरस पहुंचा है तो इसकी वो जो वल्नरेबिलिटी थी, या इसकी वो जो बहुत ख़तरनाक सूरत है, वो ख़त्म हो चुकी थी। इसको कह सकते हैं हम कि स्पेंट अप बुलेट, ये उसकी वो काट नहीं रही थी जो कि पूरी दुनिया में थी। कई लोग जिनको बहुत बहुत मामूली सिम्टम्स हुए हैं वो ठीक हो गए हैं, हमें नहीं पता कि उनको बीमारी थी या नहीं थी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे भी हमारे लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैं आता हूँ इसमें डॉक्टर बंगई साहब। इसमें जमाल नासिर साहब ये फरमाइएगा कि इम्यूनिटी स्ट्रेंथ मतलब ज़ाहिर है असरात तो आ रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा लोग हो गए, अब एवरेज 15 से 2,000 हो रही है, टेस्ट की हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, और हमें एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कितने लोग शिकार हैं, कितने गली मोहल्लों बाज़ारों दुकानों में जो है वो ऐसे लोग फिर रहे हैं कि जिनको वायरस है, और वो लोकल ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बात की, आपने स्वीडन की मिसाल, उनका बड़ा रिजिडली कंट्रोल किया, फिर उन्होंने नॉर्वे की भी मिसाल दी कि रिजिडली कंट्रोल किया और फिर उसको उन्होंने ओपन किया। तो आप ये नहीं समझते कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ लेट हैं और जो अब हम कर रहे हैं वो प्री मैच्योर है? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने क्या इसको स्ट्रिक्ट तौर पे, रिजिड तौर पे किया। ठीक है, इसमें वो पढ़ी लिखी कौम थी, लेकिन जो कंसेप्ट वो लेके आए थे ना, वो ये नहीं था कि उसमें तालीम का बड़ा रोल था। ठीक है, आप एहतियाती तदाबीर सारी करें, आप मास्क लगाएं, लेकिन उनका रोल यही था कि जब एक वायरस स्प्रेड करना शुरू करता है तो लोगों की इम्यूनिटी का लेवल जो है ना बढ़ता चला जाता है जितना ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। और अगर आप देखें तो खुशकिस्मती से ये तो हर दुनिया कह रही है, देखें ना आप
कि मैं फिर वही बात करता हूँ कि 2.25 अरब की सार्क कंट्रीज़ हैं। इसी तरह आप अफ्रीका की कंट्रीज़ को मिलाएं, कोई 16, 17, 18 कंट्री, फिर आप गल्फ़ की कंट्रीज़ में जाएं, मैं मान लेता हूँ कि उनके यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम था। ये 2.25 अरब में 2.25 महीने में 1 लाख जो है कुछ तकरीबन इतने मरीज़ बने हैं और उनमें कोई 3-4 हज़ार जो है वो डेथ हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर है। और उस पर भी बहुत स्टडी हुई है कि आया ये इम्यूनिटी जो थी वो किसी मलेरिया की वजह से थी। ये भी स्टडी हुई है कि क्या BCG वैक्सीनेशन टीबी की थी उसकी वजह से थी, या हमारा बच्चा जो बचपन से 80% गंदा पानी पीता है, गंदी खुराक खाता है, उसकी वजह से थी। या फिर देखें ना, एक स्टडी और भी बड़ी ज़बरदस्त नहीं, आप ये चाहते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का इम्तिहान जो है वो लिया कतई जाए, नहीं। क्यों कम हलाकतें हो रही है, ज़्यादा जो हो? अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है जो आप नहीं बात आ रहे, हमें कम्युनिटी का एंटीबॉडी टेस्ट तो करना चाहिए ना। मिसाल को तो एक गली को लोकेट कर लें, वहाँ से आपको 20, क्योंकि अभी डॉक्टर ताहिर शमसी ने एक स्टडी की है कराची में, उन्होंने जो भी बंदा उनका बीमार होता है या कोई फौत हो रहा है, उसके जो घर वाले थे ना उनकी एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं। बदकिस्मती से रिसर्च की तो इजाज़त दी हुई है इन्होंने कि जी रिसर्च में आप एंटीबॉडी यूज़ कर लें कहीं कहीं। उन्होंने देखा कि एक घर में अगर एक आदमी को कोरोना हुआ है तो 3-4 बंदे ऐसे थे जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई, इनको कोई सिम्टम ही नहीं थे। आजकल हम एक रिसर्च कर रहे हैं अपना पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर रूफ नियाजी के, वो डॉक्टर जो एक्सपोज हुए हुए हैं, मतलब जो हर वक्त डॉक्टर मरीज़ों के साथ रहते हैं, नर्सिस रहती हैं, पैरामेडिक, उनकी आजकल एक रिसर्च ये हो रही है। एक तो उन्होंने उनको शुरू में ही क्लोरोक्विन शुरू करा दिया एज़िथ्रोमाइसिन के साथ, दूसरा उन्होंने उनका एंटीबॉडी लेवल चेक करना शुरू किया। तो पता ये चला कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे थे कि जिनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई लेकिन उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई थी। असल तो मसला यही हो रहा है कि अगर आप ईमानदारी से एक रिसर्च करा लें एंटीबॉडी की, जो सर ने सही कहा, एक कतरा खून होता है, ये 2 मिनट का टेस्ट होता है, 2 यानी तो 5 मिनट का टेस्ट होता है, कोई ख़र्चा नहीं होता। आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली हमारे में ये 30,000 केस नहीं बल्कि 1,30,000 हो चुके हैं। ये मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, जिसमें से 1 लाख लोग वो हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और वो बाहर चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। और अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अब जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं रोज़ टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई एक मरीज़ ऐसा नहीं है जो वेंटिलेटर पे गया हो जिसके पॉजिटिव आया हो, मेरा कोई एक मरीज़ ऐसा नहीं है जो सीरियस हो गया। अब जो माशाल्लाह इतनी हमारी लगता है कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी कि लोगों को हल्का सा नज़ला ज़ुकाम खांसी और ये हो रहा है, और अमूमन लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाएगा कि क्या मतलब आप हुकूमत से कह नहीं रहे कि एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जाएं, या आप भी ये समझते हैं, आपका फीडबैक भी यही है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि उसकी बुनियाद के ऊपर इतना ज़्यादा ख़ाइफ होने की ज़रूरत नहीं है और हुकूमत जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है? नहीं, एंटीबॉडी टेस्ट तो बिल्कुल होने चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे होने चाहिए। मैं इसके लिए ज़ोर भी लगा रहा हूँ कि इसको शुरू किया जाए फौरी तौर पे। इसमें कोई रुकावट नहीं है, बहुत आसानी है, इसको करने में बहुत सस्ता है, बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है और इसको एक टॉप प्रायोरिटी पे लेके करना चाहिए। हमें जो हमने ज़ोर लगा रहे हैं वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चर वगैरह, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस बीमारी की खासियत ये भी है कि अक्सर वेंटिलेटर पे जो पेशेंट जाते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है और वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे। काम नहीं करने का मकसद ये है कि जो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो ट्रांसफ़र रिएक्शन है, वहाँ पे ये वायरस जाके उसमें इंटरफियर करता है, ताकि हीमोग्लोबिन इस काबिल ही नहीं रहता कि वो ऑक्सीजन को पकड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सके और फिर ऑक्सीजन को मुख्तलिफ जगहों पे अपने जिस्म के फैला सके। तो ये जो है, इस वजह से वेंटिलेटर्स जो है उसका इतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और इसी वजह से ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस देखी जा रही हैं कि क्या किया जाए। इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ें, ब्लड थिनर्स वगैरह। तो जो बहुत अहम चीज़ है इस वक्त वो ये है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे सबसे पहले असेस करें कि कितने % लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं और प्लानिंग जो है उस डेटा के बुनियाद के ऊपर हो, इस डेटा पे की बुनियाद पे नहीं जो आप PCR 8-10 हज़ार टेस्ट करके और आप उससे अंदाजे लगा रहे हैं कि ये इतना नहीं तो इतना होगा। हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा फैल चुका हो। एंटीबॉडी अगर डेवलप हो गई होगी तो फिर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा भी वहाँ से हासिल हो सकता है। आप चेक करके अगर मौजूद हैं और इसी के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। इसमें डॉक्टर वजाद साहब ये फरमाइएगा कि आप की क्या राय है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके वायरस के अंदर चेंजेस हैं या नहीं, हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। और चूँकि ये बात कही जा रही थी कि जून हमारा पीक टाइम होगा, तो हम अब तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं और फिर हमें रियलाइज़ होगा कि हमने क्या किया। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हमें पता नहीं चल रहा। हमारा मीडिया बहुत स्ट्रांग है और हर आदमी जो है वेल अवेयर्ड है कि क्या बीमारी है, क्या किस किस्म की तस्वीर वो हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि दोनों चीज़ें हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है और एंटीबॉडी ने भी अपनी शक्ल बदल दी है, अपनी हियत बदल दी है, म्यूटेट हो चुकी है ये। और ये बहुत पहले हो चुकी थी। ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि चाइना के बाद ईरान और ईरान के बाद हम थे, और ये इतनी जल्दी हमारे यहाँ म्यूटेट हुई, लेकिन ये जाके यूरोप में और अमेरिका में इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं हुई। दूसरे मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि जो स्टेटिस्टिक बता रहे हैं इंग्लैंड में, जिसको वो कहते हैं ब्लैक एथनिक किस्म की रेशियो है उनकी, कि वहाँ पे जो कलर्ड रेसेस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पेशेंट्स हैं, वो उनकी अमवात वाइट रेसेस की निस्बत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन अगर आप उसी को उठा के सैंपल को उठा के देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कम हो रही हैं। इसका मतलब है कि डेमोग्राफिकली ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जेनेटिकली नहीं कर रही। हमें फ़ायदा है कि हम एक गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें फ़ायदा है कि यहाँ पे ये एक एंडेमिक मलेरिया जोन है, और मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा कि इम्यूनिटी के जितना टेस्ट है, सबसे सस्ते टेस्ट हैं, ये हमें ज़रूर कराने चाहिए। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि हमने जो ये काम अब किया है, ये हमें कल इसका बहुत काम आएगा इससे हमारे। इसी तरह जब आपके मरीज आते हैं, जब वेंटिलेटर का जिक्र किया अता रहमान साहब ने, मैं फुली एग्री करता हूँ कि ये उस वेंटिलेटर तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं शुरू करते हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आप क्यों नहीं यूज़ करते एजिथ्रोमाइसिन? ये नॉन फैक्ट है कि ये दोनों जो हैं एंड बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं। जिस दिन आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली, तो वेंटिलेटर पे डाला, आपने एक तो इंजरी की जगह की, दूसरा आपने जो प्रेशर डालते हैं आप, वो ऑलरेडी एल्वियोलाई बड़े वीकेंड होते हैं, आप उनको रप्चर कर रहे हैं। मैंने ये देखा है पाकिस्तान में कि जो वेंटिलेटर पे डाले गए हैं, तो वहाँ पे अमवात की शरह कुछ ज़्यादा हुई है। ठीक है। अब इसमें नासिर जमाल से भी ये फरमाएगा कि वेंटिलेटर का जो मामला है, वो तो यही बात कही जाती है कि वंस यू रीच वेंटिलेटर, तो आप रिकवर ना होने की अपनी जो वो शरह है वो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे बेसिकली वही जाता है जो जिसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी वीक हो चुकी हो और उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत हो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो मैंने बात की डॉक्टर वजाद साहब के साथ कि हमने जिस तरीके से ये ओपन अप कर दिया है, और ये बात कही जा रही थी कि जून जो है हमारा पीक टाइम है, तो मतलब ठीक है 3000 आप कह रहे हैं जो 2.25 अरब की आबादी है, लेकिन हलाकत तो हलाकत ही होती है जमाना से। एक तो पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है सारे मीडिया से कि ये जो हमारे, जिसमें मेरे डॉक्टर भी बहुत सारे शामिल हैं, कि खुदा के वास्ते कि ये जो हम खौफ का कहते हैं, खौफ हो गया, तबाह हो जाएगा। जैसे मैं उस दिन एक डॉक्टर साहब को सुन रहा था कि पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। डॉक्टर्स का काम है लोगों को हौसला देना। मर भी रहा हो तो कहते हैं यार तू घबरा मत, तू ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने लॉकडाउन की बात की है, कि मेरे हिसाब में ये लॉकडाउन इनको बहुत पहले खोल देना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी भी आपको कहा, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने मेरी बात को, मतलब बल्कि मैंने उनकी बात को जो आगे बढ़ाया वो ये कि 10 गुना ज़्यादा हो सकता है लोगों में हो चुका हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि इसलिए तो डाटा पहले ये आना चाहिए। अगर अच्छा, शरह भी होंगी नहीं, देखें और फिर जिस मुल्क में आप नाराज़ होइएगा मेरी बात से, जिस मुल्क में 1000 बच्चा रोज़ नमूनिया, आपने कहा ना जी मर जाएंगे, 3000 मर गए ना सर पूरे 2.25 अरब में। आपके मुल्क में 1000 बच्चा रोज़ नमूनिया और डायरिया से मरता है। आपके मुल्क में 1 लाख बंदा जो है कैंसर से मरता है। आपके मुल्क में हर साल 44,000 टीबी से मरते हैं। आपके मुल्क में हर साल 15 से 20,000 ड्रग यानी कि जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है वो डेवलप हो रही है।
आपके मुल्क में HIV जिस तेज़ी से फैल रहा है आप सोच नहीं सकते। आपके मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख या 60 लाख बंदों को हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस लेके फिर रहे हैं, और उनमें से भी जो 1 करोड़ 80 लाख हैं 5 या 7 लाख इलाज कर रहे हैं। 70% लोग जो हैं वो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में, और फिर उनमें से 5% कैंसर में तब्दील हो रहे हैं। आपके मुल्क में 4 लाख लोग जो हैं हर साल दवाई ना मिलने से दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। आपको 3000 का खौफ है जो 3 महीने में हुए हैं, लेकिन आपको जो 20 लाख आपके मुल्क में हर साल मर रहा है उसका कभी नहीं इस तरह मीडिया ने, हम लोगों ने बैठ के लड़ाई की कि भाई क्यों 1000 बच्चा मर रहा है। इसलिए प्रॉब्लम इस सारी में ये हुई हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कि ये जो बीमारी है ना, हम सारे कॉलर पोश लोग हैं ना वो कहते हैं लॉकडाउन हो, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनको खाने को है, जिनके मसले नहीं हैं। गरीब आदमी का जिसका चूल्हा नहीं जल रहा सर, उससे पूछें जाके। इनको तकलीफ़ यही है कि गरीबों के घरों में जब फैलेगी इनके अमीरों के घरों में पहुंचेगी। इनको प्रॉब्लम ये हुई भी है, इनका और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका भी गरीब को भी तो बुलाएं ना आप इंटरव्यू में, उससे पूछें 5 गरीबों को इकट्ठा करें जी लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर है कि हमें एहतियाती तदाबीर, क्योंकि इवन मास्क लगाने से एक रिसर्च हुई है कि अगर आप सिर्फ मास्क लगा लेते हैं 90% आप महफूज होते हैं इस वायरस से। मास्क लगाने चाहिए, जो हमें हुकूमत SOP दे रही है वो करने चाहिए, लेकिन ये डराने चाहिए। जितनी तादाद, मैंने देखा हमेशा हर इंटरव्यू में कहा कि आप जितना वक्त गुजरेगा नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ डेथ कम हो जाएंगी। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप KPK को निकाल दें 1.5% है मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान के अंदर, और जब आप एंटीबॉडी टेस्टिंग ले आएंगे तो ये मॉर्टेलिटी रेट 0.1 और 0.2% पे चला जाएगा। लेकिन हमने इसकी तरफ कोशिश नहीं की ना, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऐसी ही बीमारी है जैसे फ्लू की बीमारी है, जैसे नज़ला। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ आपको इतना मसला मेरे हिसाब से नहीं रहा जितना पैदा किया जा रहा है। डॉक्टर अता साहब, आप क्या समझते हैं बाकी जो डेथ्स हो रही हैं जिस तरीके से हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी उस 20 लाख की तो फ़िक्र नहीं है, ये जो 500-600 हो गए हैं इनकी फ़िक्र है, और ये जो है ये अमीर आदमी का चूँकि मसला है, गरीब आदमी जो है उससे पूछें। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जितना ये फैलेगा उतनी शरह मवाद कम हो जाएंगी। जी, बात यह है कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो कितने लोग जो हैं ये मुख्तलिफ बीमारियों से इंतकाल कर जाते हैं, और जिसमें डायरियल डिजीज़ हैं और बहुत सारे और बीमारियां हैं, तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है जो इससे अमवात हो रही हैं, और हमने पूरे मुल्क को बंद कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल वैलिड है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके हॉस्पिटल्स की जो कैपेबिलिटी है, एक सडन एक साथ अगर ये बढ़ता है और लोग, तो हॉस्पिटल जो हैं वो उसको केटर करने में मुश्किलात पैदा होंगी, और इसी वजह से हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बीच में लाना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट दे सकें। ये जो है ये 6 महीने का अरसा या 8 महीने का अरसा हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल के फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसकी वैक्सीन आना शुरू हो जाएंगी, और अगली जो वेव आएगी, क्योंकि ये अब आपके साथ ज़िंदगी रहेगा, ये गायब होने वाला नहीं है। जैसे फ्लू है आपके पास और इतने अरसे से है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और फ्लू से हर साल कितने लाखों अमवात होती हैं, तो यही एक किस्म का समझिए फ्लू ही जैसा एक है जो आपके पास अब आ गया है, और ये ख़त्म नहीं होगा, ये रहेगा। और फिर इसका जवाब जो है वो ये कि हर साल आपको वैक्सीन लगवानी पड़ा करेंगी। ये 6-8 महीने आपको गुजारने हैं। आप बिल्कुल लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि आप मगरिब की तरह या साउथ कोरिया की तरह आप नहीं कर सकते कि कम्प्लीटली, या कुछ और ममालिक की तरह के बिल्कुल लॉकडाउन कर दें, क्योंकि लोग भूख से मरने लगेंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो हम जो इस लिहाज से जो हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि इसको खोलेंगे, वो सही डिसाइड किया है। साथ के साथ इनको, जैसे मैंने अर्ज किया था कि जहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट्स, वहाँ पे सख्ती से स्प्रेइंग भी करनी चाहिए, वहाँ खाना भी पहुँचाना चाहिए लोगों को अगर वो गरीब इलाके हैं, और वहाँ पे टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और साथ के साथ बहुत बड़े पैमाने पे हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग, जो कि अभी शुरू नहीं की है, हमने बहुत स्पोरेडिकली हो रही है, सारा जोर हमारा सिर्फ PCR बेस्ड टेस्टिंग पर था, इसको हमें तब्दील करके और अब इस पे आना चाहिए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि उससे फिर आपको कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा
बहुत बड़े मिकदार में हासिल होना मास्क शुरू हो मिलेगा। जाएगा। डॉक्टर अताज साहब, मैं आता जी। हूँ इसमें। डॉक्टर बंगई साहब, ये फरमाइएगा, आप भी समझते हैं हमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा भी कोई मसला नहीं है? जी बिल्कुल, हमें कतन खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। खौफजदा क्यों हो, एक चीज सामने है तो उसको फेस करना है। लेकिन हमारा ये काम है कि लोगों को तसल्ली दें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास लोग अक्सर आते हैं कि जी ये बच्चा मेरा हर वक्त इसको जुकाम ही लगा रहता है, कभी ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैं कहा बेबी कब से शुरू हुआ है? कहती जब से स्कूल जाना शुरू किया इसने। तो बात ये है कि स्कूल से बच्चा ला रहा है ना, और फिर वही बच्चा फिर स्कूल जाके किसी और को भी दे रहा है। और ये इम्यूनिटी के प्रोसेस को बिल्टअप करने का यही तो तरीका है। अब अगर आप उन बच्चों को या उन लोगों को बिल्कुल ही लॉकडाउन कर देंगे, उनमें इम्यूनिटी तो बनेगी ही नहीं। तो इम्यूनिटी बनने दें, इसको आप रोके नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस नेचुरल प्रोसेस को रोकने में आपको अच्छाई नहीं बुराई है। आप जो पैसिव वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल उस पर ज़्यादा जोर दें, ख़ासकर उन लोगों में जो बीमार हैं और दाखिल हैं। जो सिम्टम्स वाले हैं, वो मैंने उस दफ़ा मैं पूछा था कि हॉस्पिटल है लंदन में, और वो बता रहे थे जी कि उनके 20 डॉक्टर मुतासर हुए और 20 के 20 डॉक्टर ठीक भी हो गए। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो है, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उसी से ही ये बीमारी ऐसा सब इसका रुख बदलता भी जाएगा। होगा। मैं आता हूँ बंगी साहब। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, ये फरमाइएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क खोल दें, सब कुछ ऑन कर दें? आप क्या ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं? बिल्कुल मैं पूरा इत्तेफाक कर, नहीं देखें, एहतियाती तदाबीर तो सबसे पहले इख्तियार करनी है, उसमें कोई वो तो दोबारा कोई नहीं नहीं कर रहा ना, वो तो नहीं, अभी देखिए, आपने आप- बाजार खोली देखिए, है, आप हशर 20 जाके देखेंगे। सर वो 20 करोड़ को आप कह सकते हैं पकड़ के बंद नहीं कर सकते। अब इंटरेस्टिंग आपको एक फ़िगर बताऊं, हमारे यहाँ हाल ये हुआ है इस वक्त, जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है ना, अस्पतालों में हमने ना बहुत सारे बेड रख दिए कोरोना के। जो असल जैनवन पेशेंट है, कोई डिलीवरी का पेशेंट है, कोई सर्जरी का पेशेंट है, कोई और डिलीवरी का। उस दिन एक बच्ची को, यकीन करें, मैंने जिस मुश्किल से दाखिल कराया ना अस्पताल में, आप सोच नहीं सकते, या तो वो सड़क पे मर जाती डिलीवरी करने में। हुआ ये है कि हमने आधे आधे अस्पताल, सारे जो टीचिंग बड़े अस्पताल हैं, उनको कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया है, उनके ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए हैं। हमने वेंटिलेटर, इस वक्त 4000 हैं आपके मुल्क में। आप ज़रा तादाद तो निकलवाएं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुश्किल से 80 से 100 जो है ना, मुश्किल से 80 से 100 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। 4000 आपके पास वेंटिलेटर रखे हुए हैं। आपने अस्पतालों को बंद कर दिया, आपने ओपीडी बंद कर दी। यकीन करें, जो डेथ कोरोना से इतनी नहीं हो रही जितने लोगों को दूसरी बीमारियों की वजह से हो रही है। आप कभी जाके तरह, अल्लाह ना करे आपको इत्तफाक हो, आप जाएं, पता चले कि किस तरह जो पेशेंट कोरोना का नहीं है वो कितना जलील हो रहा है इस वक्त। कोरोना को तो हाथों हाथ ले लिया जाता है, उन्हें पता है सख्ती बढ़ी है, पूछगछ होगी, ये होगा वो होगा। तो मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता है लॉकडाउन करने से। मैं कहता हूँ खोलना चाहिए, बल्कि मैं तो एक कदम और आगे जा रहा हूँ कि ये जो आपने सुबह से शाम तक बाज़ार खोलने का ऐलान किया, बड़ी ज़्यादती की है, और आपने 3 दिन उसको बंद भी कर दिया। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे खोलें। उसकी वजह क्या होगी? अब आपने जब 4, 6, 8 घंटे के लिए खोल दिया, और खोला भी हफ्ते में 4 दिन के लिए, तो ज़्यादा सारे लोग निकल के एक जूम इकट्ठा होगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से रश होगा। उसकी जगह मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत वक्त से कि 24 घंटे बाज़ारों को खोलें, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट को खोलें, ताकि लोग जो हैं वो आराम आराम से जाके अपनी चीज़ों को ख़रीदारी करें, लोगों के रोज़गार आस्ता आस्ता करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो मैं तो इससे एक आगे स्टेप जा। अब ये इसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप क्या कहते हैं? मतलब जाहिर है हॉस्पिटल्स में ओपीडीज़ बंद हैं, अब शायद कुछ में खोली हैं उन्होंने, लेकिन लोग अस्पताल जाते हुए भी घबरा रहे हैं। और जाहिर है जो दूसरे इमराज का शिकार हैं और अपनी उन इमराज की बस डॉक्टरी इलाज के तोफ़ैल कुछ वक्त निकाल रहे हैं, वो भी अमवात का शिकार हो रहे हैं। तो ये क्या ओवर रिएक्शन है हमारा, या क्या आप इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये हो रहा है कि दूसरे जो मरीज़ हैं, जो दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए थी, और उससे भी बहुत सी अमवात हो रही होंगी। मेरे ख़्याल से तो जो इस वक्त की पॉलिसी है कि आप सेलेक्टिवली आप सारा खोलना शुरू करें, और जहाँ जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं, कराची का हमने जो हमारे यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, मेरी फैसिलिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे इदारे में फैसिलिटी है,
तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां 30-35% तक पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। उन सैंपल्स में जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स के सैंपल्स आ रहे हैं, आमतौर पे एवरेज 8-10% होती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ 50-53% यानी कि आधे सैंपल जो हैं वो इन्फेक्टेड आ रहे हैं। तो ये जो है ये एरियाज खास तौर पे आइडेंटिफाई किए जाएं, इनकी जियो फेंसिंग जिसको कहते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके और उनको खास तौर पे वहाँ पे टारगेट किया जाए, वहाँ पे लॉकडाउन भी हो और फिर फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न भी हो, और बाकी जहाँ पे ये नहीं इम्पैक्ट कर रहा उसको खोलना चाहिए, क्योंकि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो यकीनन आपको डेवलप होगी और उससे आपको अल्टीमेटली तो ये क्योंकि आ गया है, इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन दुनिया की जो है इसमें मुब्तला होगी। अक्सर को तो पता ही नहीं चलेगा कि मुब्तला हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर 7 अरब पॉपुलेशन है दुनिया की, तो 4-5 अरब जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब इससे एक हद तक मुब्तला होगी और फिर इसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, जैसे और बीमारियों के साथ होता है, और फिर ये गुजर जाएगा, एक सर्टेन लेवल पे रहेगा और फिर ये गुजर जाएगा। लेकिन हमें इसको खोलना पड़ेगा, इसको जैसे हुकूमत खोल रही है इसको, ये मेरे ख्याल से पॉलिसी सही है, लेकिन साथ के साथ हमें सही डेटा हमारे पास फौरी तौर पे होना चाहिए, जैसे कि एंटीबॉडी टेस्टिंग वगैरह का, और उससे फिर प्लानिंग में आपको आसानी होगी कि आप कि किस रेट से ये फैल रहा है या नहीं फैल रहा, किस रेट से इसको कहाँ पे हमें चाहिए कि कंट्रोल करना, वो सब जो है वो प्लानिंग में आपको आसानी होगी। और जैसे मैंने कहा ये 7-8-10 महीने आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उसके बाद वैक्सीन आ जाएंगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत बंगई साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल नासिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।